जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शिक्षारत के सर में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी होने वाली है कारक पर। कारक एक महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से हम जो है काफ़ी हद तक जो है क्वेश्चंस को बना पाएंगे और आज के बाद लगभग मान के चलिए आपका क्वेश्चंस नहीं गलत होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों चलिए आज हम पढ़ेंगे कारक। अच्छा, सबसे पहले कारक होता क्या है? कारक वह विभक्ति या परसर्ग है। कारक चिन्हों को हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह जो होता है वो 7 होता है और कारक 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता, यहाँ पे देख पा रहे हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब ये देखिए, जो संबोधन किए हे, ओ, अरे जो हैं ये विभक्ति नहीं है, ठीक है, इन्हीं को विभक्ति चिन्ह नहीं माना गया है। तो यही सिर्फ 8वां जो हमारा कारक होता है संबोधन, उसके कोई चिन्ह नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यह मतलब उसका कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। अगर उसका चिन्ह कहें संकेतिक चिन्ह तो यहाँ पर है, जो इसे आई उल्टा आई की तरह से बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है संबोधन का कोई चिन्ह विभक्ति नहीं होता, बाकी सभी के विभक्ति होते थे। यानी अगर कारक के चिन्ह पूछे या विभक्ति पूछे या परसर्ग पूछे तो 7 होते हैं, लेकिन अगर वही कारक के प्रकार पूछता है तो 8 होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया जिसके माध्यम से की जाती है वही कारक कहलाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में। पहला जो हमारा कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? तो कर्ता कारक जो होता है, अब आगे यहाँ पे कर्ता की विभक्ति क्या है? ने है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है आराम से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, संबंध काकी के और अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले कर्ता कारक। कर्ता का मतलब होता है क्रिया को करने वाला, यानी किसी भी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है हमारा, ठीक है। तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाएगा? हमारा कर्ता कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? तो कर्ता कहलाता है, यानी काम करने वाला, काम या क्रिया को करने वाला। अब ये क्रिया कैसे होते हैं? 2 प्रकार से। अगर हम कर्ता कारक की बात करें तो ये 2 प्रकार से होता है। एक अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यय और एक प्रत्यय कारक होता है। अब समझिए प्रत्यय कारक क्या है और अप्रत्यय कारक क्या है। जहाँ पर ऐसे वाक्य जहाँ पर ने परसर्ग या विभक्ति नहीं लगती है वो अप्रत्यय कारक होता है, और जहाँ पर ने विभक्ति लगती है वहाँ पर जो है प्रत्यय कारक होता है। यानी कहने का मतलब ये है, वाक्य में कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे ने विभक्ति नहीं लगी होती, छिपी होती है वाक्य में, ठीक है। तो जहाँ छिप जाती है उसको अप्रत्यय कारक बोलते हैं, और जहाँ पर जो है विभक्ति दिखाई देती है उसको प्रत्यय कारक बोलते हैं, ठीक है। इसमें यानी कर्ता के 2 रूप होते हैं, एक प्रत्यय कारक और एक अप्रत्यय कारक। तो प्रत्यय कारक में दिखाई देगा ने और अप्रत्यय में नहीं दिखाई देगा। यानी इसमें अप्रत्यय में ने नहीं दिखाई देगा, अप्रत्यय में ने दिखाई देगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखिए जैसे उदाहरण में रवि फुटबॉल खेलता है। अब ये कैसा कारक है? प्रत्यय कारक है कि अप्रत्यय मतलब कर्ता कारक है? तो यहाँ पे आप कहेंगे ये अप्रत्यय, क्योंकि इसमें ने दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए मोनिका गाना गाती है, यहाँ भी ने नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ मोहन ने पत्र लिखा। अब यहाँ देखिए मोहन ने पत्र लिखा, यहाँ ने विभक्ति या परसर्ग दिखाई दे रहा है। किसने लिखा? कर्ता कौन है? मोहन है। क्या लिख तो कर्ता के बाद में ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आप कहेंगे ये प्रत्यय है। ये क्या है? प्रत्यय करता है, ठीक है, प्रत्यय कर्ता कारक है। और ये दोनों में, इन दोनों में अप्रत्यय कर्ता कारक है, ठीक है। अब ऐसा ये नहीं कहेंगे कि ये कर्ता मतलब कारक नहीं है, कर्ता कारक का उदाहरण दोनों है, लेकिन क्या है, यहाँ रवि फुटबॉल खेलता है, ठीक है, या रवि ने फुटबॉल खेला,
यहाँ पे क्या है, ने परसर्ग छुपा हुआ है या ने विभक्ति छुपा। मेनिका ने गाना गाया या मेनिका गाना गाती है। अब यहाँ ने छिपा हुआ है, तो जहाँ पे छिपा है वो अप्रत्यय है और जहाँ पे दिखाई दे रहा है वो प्रत्यय है। तो आप समझ गए होंगे कर्ता ने, ठीक है। यानी जिसके मतलब जो कार्य करता हो, क्रिया को करने वाला ही क्या होता है, कर्ता कारक होता है। विशेष बात इसमें क्या है, इसको जरा समझिएगा आप लोग। विशेष बात इसमें यह है, एक विशेष बात कि कर्ता ने, अगर कर्ता के साथ में ने हो तो क्रिया हमेशा, अगर देखिए जब भी वाक्य में कर्ता के साथ में ने जुड़ा रहता है, कर्ता यानी कार्य को करने वाला, यानी कर्ता के साथ में अगर ने जुड़ा रहता है, तीन बातें क्लियर हो जाती हैं। तीन बातें क्या क्या क्लियर होती हैं कि क्रिया हमेशा क्या रहेगी, भूतकालिक रहेगी, सकर्मक क्रिया रहेगी, करित्रवाच होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि क्या होगा, यहाँ पे भूतकालिक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी और करित्रवाच होगा। ये 101% क्लियर हो जाता है। जैसे चाहे वो भले ही क्रिया कर्म के अनुसार हो, यानी भले वहां पे कर्म प्रधान होगा लेकिन वहां पे कर्ता कारक ही होगा। जैसे यहाँ कहा मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ देखिए किसने पढ़ी भाई, मोहन ने पुस्तक, क्या पढ़ा, पुस्तक। अब तो आप कहेंगे ये कर्म है, पुस्तक क्या है, पढ़ना क्रिया है, कर्म है पुस्तक। लेकिन ने पर सर्ग जुड़ने के नाते यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका कर्ता कारक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ने जुड़ा है। और दूसरी चीज ये क्या है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यानी ये भूतकाल की बात कर रहा है। और दूसरी चीज ये सकर्मक क्रिया है। तीसरी चीज ये करित्रवाच है। बात समझ गए। तो यानी यहाँ पे जो है तीन बातें क्लियर हो जाएंगी कि भूतकालिक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी और यहाँ पे जो है क्रिया और आपका ये करित्रवाच यहाँ पर होगा। ये तीन बातें याद होगी। अभी हमने वाच्य नहीं पढ़ाया है, वाच्य पढ़ाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। आगे देखिए दूसरा हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक यहाँ पे को विभक्ति। अब यहाँ पे आगे शून्य क्यों लगा है, कभी कभी को दिखाई देता है, कभी को नहीं दिखाई देता है। जैसे कार्य या क्रिया को कर्ता, यानी कार्य जो करने वाला है, क्रिया या कार्य की प्रधानता किस पे हो, कर्म के अनुसार हो, ठीक है। यानी कर्ता का प्रभाव सीधे किस पे पड़े, कार्य पे, उसे कर्म पर पढ़ने से वहां पे क्या होता है, कर्म कारक हो जाता है। जैसे इसमें दो चीजें होती हैं, कर्म कारक एक सजीव के साथ में आता है और दूसरा निर्जीव के साथ में। जैसे जब सजीव के साथ में होगा, निर्जीव के साथ में, तो वहां पे को नहीं लगेगा, को निषेध हो जाएगा। अगर निर्जीव, जब कर्म हमारा क्या होगा, निर्जीव होगा, तो वहां पे को विभक्ति नहीं दिखेगी। अगर कर्म हमारा सजीव है तो वहां पे को विभक्ति दिखेगी। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया कि कभी जो है यहाँ पे जीरो को के आगे आप देखे होंगे कि अक्सर जीरो देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा क्यों, को के आगे जीरो क्यों लिखा रहता है या ने के आगे जीरो क्यों लिखा रहता है, क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति आती है कभी कभी को दिखाई नहीं देता है, अहो होता है कर्मवाच, और कभी कभी कर्तावाच हो, मतलब कर्ता कारक होता है लेकिन वो दिखाई ही नहीं देता है ने। तो यही कारण है, ठीक है। इसमें भी वही कारण है। अब देखिए क्या कारण इसके है कि निर्जीव, अगर कर्म हमारा निर्जीव है तो को नहीं दिखाई देगा, अगर सजीव है तो को दिखाई देगा। और क्रिया हमेशा क्या होगी, क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी। ये चीजें हैं कब, जब सजीव होगा तब। जब हमारा कर्म सजीव होगा तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग की होगी, स्त्रीलिंग नहीं हो सकती, ठीक है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे रावण, देखिए राम पत्र लिखता है। अब राम पत्र लिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राम पत्र लिखता है, को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लिखना क्रिया है, ठीक है। पत्र क्या है, कर्म है, लेकिन कर्म क्या है, पत्र क्या है। अब यहाँ पे पत्र आप कहेंगे कि निर्जीव है। जब हमारा कर्म निर्जीव होगा वहां पे हमारा को नहीं दिखाई देगा। आपको हमने अभी यही बताया कि अगर कर्म हमारा निर्जीव है तो को नहीं रहेगा, अगर कर्म हमारा सजीव है तो को दिखाई देगा। लेकिन अगर कर्म सजीव है तो वो हमेशा पुल्लिंग क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग की होगी। यहाँ देखिए मेनिका खाना पकाती है, पकाना एक क्रिया है, खाना एक कर्म है। तो अब कर्म क्या है भाई, कर्म यहाँ पे खाना क्या सजीव है,
खाना बनाना क्या सजीव है? सजीव चीज़ों का खाना बनता है? नहीं। तो यहाँ पे निर्जीव है, तो यहाँ पे निर्जीव इसलिए यहाँ भी को दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ देखिए, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ देखिए, रावण को मारा, तो यहाँ पे कर्म क्या है? कर्म रावण है, ठीक है। राम ने, कर्ता कौन है? राम, ठीक है। मारना क्या है? क्रिया। किसको मारा? रावण को। तो रावण क्या है? कर्म है, रावण को मारना ही उनका कर्म है। तो यहाँ पे रावण क्या है? सजीव है, यहाँ पे रावण सजीव है, इसलिए यहाँ पे को विभक्ति लगी हुई है। प्रूफ हुआ कि अगर जो हमारा कर्म सजीव होगा तो को विभक्ति लगेगी और क्रिया हमेशा पुल्लिंग की होगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मनोज ने बच्चों को किताब दिया। अब देखिए, बच्चों को किताब दिया, बच्चे क्या है भाई? सजीव हैं, बच्चे क्या हैं? सजीव हैं। तो जब सजीव, हमारा कर्म सजीव होगा तो वहाँ पे को दिखाई देगा, अगर निर्जीव होगा तो को नहीं दिखाई देगा। बात समझ गए? पहले वाले में क्या था? कर्ता में क्या था कि ने दिखाई अगर नहीं दिया तो अप्रत्यय है, ने दिखाई दिया तो प्रत्यय करता है। अब चलिए तीसरे की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज और जान लीजिए कि दान दिया गया, अगर कोई चीज दान दिया गया है, बात समझ रहे हैं, जैसे भिखारी को कपड़े दिए गए, ठीक है, ब्राह्मण को जो है गाय दिया गया, तो ऐसे में जब दान देने की बात आती है तो वहां भी हमेशा क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। दान देने की बात, जैसे राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। अब आप यहाँ कहेंगे कि ब्राह्मण तो भाई सजीव है, को भी आया है, तो यहाँ पे कर्म कारक हो गया। जी नहीं, यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है दान। यहाँ पे क्या दिया गया है? दान। जब दान दी जाएगी, मतलब हमने कहा कि सोहन ने भिखारी को कपड़े दिए, तो जब दान की बात आएगी, जब दान दिया जाएगा तो ऐसे में वहां पे क्या होगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए, तीसरा जो हमारा कारक है करण, इसकी विभक्ति क्या है? से के द्वारा, यानी ये कार्य का साधन बताता है। करण कारक वो होता है कि किस साधन से या किस माध्यम से कार्य को किया गया है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा करण कारक। किसके माध्यम से कार्य को संपन्न कराया गया, वही हमारा क्या होगा? करण कारक। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा भाई? बाण से। मारने का माध्यम क्या था? राम का जो माध्यम था वो बाण था, कि बाण से उन्होंने मारा। यानी क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई? तो क्रिया किसके द्वारा हुई? बाण के द्वारा। यहां देखिए, बच्चे ने चाकू से सेब काटा। किससे काटा? चाकू से। क्रिया किससे हुई? किस माध्यम से हो रहा है, या साधन उसका क्या है? तो चाकू है। यहाँ रोहन ने सांप को लाठी से मारा, तो माध्यम इसका क्या है? लाठी, ठीक है। कार्य किससे संपन्न हो रहा? लाठी से। साधन उसका क्या है? लाठी से मारने का, ठीक है। अब आइए दोस्तों, तो ये हम समझ रहे हैं, आप करण आराम से समझ गए होंगे। चौथा हमारा कारक है, चौथा कारक संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए ऐसी चीजें जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, वहां पे संप्रदान कारक होता है। अक्सर देखने के लिए मिलता है जहां चीजें, वस्तुएं, ऐसी समझ लीजिए, ऐसी वस्तुएं जो दी जाएं, ठीक है, दी जाए, संप्रदान होती हैं। यानी क्या है यहां पर? जैसे संप्रदान यानी जिसके लिए क्रिया की जाए। अब किसके लिए कार्य किया गया है? अब यहां देखिए, राम ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। किसके लिए खरीदे हैं? बच्चों के लिए। तो जिसके लिए कार्य किया जाएगा वहां पे क्या होगा? आपका संप्रदान होगा। जैसे जिसके लिए कार्य किया गया। अब यहां देखिए, राधा पिताजी के लिए चाय बना रही है। किसके लिए? पिताजी के लिए। तो किसके लिए कार्य किया गया? चाय किसके लिए बनाया गया? पिताजी के लिए बनाया गया। यहाँ पे जो है कपड़े किसके लिए खरीदे गए? बच्चों के लिए। तो जिसके लिए कार्य किया गया वहीं पे क्या है? संप्रदान कारक है, ठीक है। आइए, जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि राजा ने ब्राह्मण को गाय दिया। अच्छा, किसको दिया भैया? किसके लिए कार्य किया गया है? यहाँ पे गाय देने के लिए किसके लिए किया गया है? तो ब्राह्मण के लिए। तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। पांचवा जो हमारा है, पांचवा जो कारक है हमारा, अपादान से।
अपादान से होता है, लेकिन जिससे अलगाव का बोध हो। यानी जब ऐसे वाक्य जहाँ पे, ऐसे शब्द जहाँ पे ऐसा लग रहा हो कि अलगाव प्रतीत हो रहा हो, अलग हो रहे हों एक दूसरे से, वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे हमने कहा पत्ता पेड़ से गिरा, यानी पेड़ से पत्ते जब गिरे, मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, अब इसमें कई पत्ते निकले हुए हैं, ऐसे ऐसे कई पत्ते, इधर से छोटे छोटे पत्ते निकले हुए हैं। अब यहाँ से पत्ता टूट के ऐसे नीचे गिरा, तो जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, पत्ते से मतलब पेड़ से पत्ते तो अलग होंगे ना टहनी से, तो जब अलग होने के सेंस में यहाँ पे क्या हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। वही राम दिल्ली से मध्य प्रदेश गया, राम दिल्ली से कहाँ चला गया, मध्य प्रदेश। से यहाँ भी आया है, देखिए से यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पेड़ से पत्ते जो है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, यहाँ दिल्ली से जो है मध्य प्रदेश आ रहा है, यानी दिल्ली को छोड़ रहा है, दिल्ली से अलग हो रहा है। वह बस से उतरा, अब भाई बस से यहाँ पे आप अलग हो रहे हैं, से आया, लेकिन से किसके सेंस में आ रहा है, अलगाव के क्षेत्र में आ रहा है, क्योंकि बस से उतरना यानी बस से अलग होने की बात को दर्शा रहा है। अब यहाँ देखिए श्याम राधा से दूर गया, अब यहाँ श्याम और राधा के बीच में क्या हो गई, दूरियां हो गई, यानी एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा पांचवा अपादान। ठीक है, पांचवा अपादान में भी समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, ठीक है, श्याम राधा से दूर गया। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। अगला है संबंध। संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक काकी के, ये इसका विभक्ति चिन्ह है, काकी के अन्य शब्दों से। ठीक है, यानी इसका संबंध ये क्या बताता है, अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से अपना संबंध बताता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अपना संबंध कारक। जैसे वह तुम्हारा भाई है, वह क्या है, वह तुम्हारा भाई है। तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है, तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है, यह राधा की पुस्तक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तुम्हारी जो घड़ी है बहुत सुंदर है, क्या सुंदर है भाई, घड़ी है। अब करें कि अन्य शब्दों से क्या सब बताएगा, उस संबंध बताएगा। यहाँ वह तुम्हारा भाई है, कौन है, तुम्हारा भाई, भाई संबंध है, घड़ी बहुत सुंदर है। ठीक है, यहाँ यह राधा की पुस्तक है, पुस्तक किसकी है, राधा की है, तो यहाँ पे संबंध बताया गया कि राधा की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पे संबंध दर्शाया जाएगा वहाँ पे क्या होगा, संबंध कारक। सातवां हमारा जो कारक है वो है अधिकरण, जिसका विभक्ति चिन्ह है में पर। अब यहाँ देखिए में के आगे भी आपने जीरो लिखा हुआ देखा होगा। कभी कभी में क्या होता है अधिकरण में कभी कभी अलग होता है विभक्ति के रूप में, कभी कभी में उसी सर्वनाम में जाकर के जुड़ जाता है। जैसे देखिए क्रिया के आधार, यानी इसमें ये बताया जाता है अधिकरण में कि क्रिया का आधार क्या है, किस आधार पर कार्य किया गया, किस आधार पर कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम अधिकरण कहते हैं। जैसे राजा घर में बैठा, आधार उसका क्या है, राज घर में बैठा है, तो राज घर में बैठा उसका आधार क्या है, बैठना कहाँ, घर में, कहाँ बैठना है, घर में। ठीक है, इसका विशेष बात भी देख लीजिए कि अधिकरण की पहचान के लिए क्रिया से क्या करते हैं, क्रिया से किस में या किस पर जो है प्रश्न करने से उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी अधिकरण अगर आपको पहचानना है तो आप क्या करेंगे, क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे, किस में या किस पर अगर आप प्रश्न करते हैं तो आपको उत्तर मिल जाता है। जैसे हमने कहा कि राज घर में बैठा है, तो बैठना क्या है, क्रिया है, बैठना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, तो क्रिया है जो, तो क्रिया से हम क्या प्रश्न करेंगे, किस में बैठा है, किस में बैठा है भाई, तो घर में बैठा है, तो घर में बैठा उत्तर मिला, तो यहाँ पे क्या है, अधिकरण है। यहाँ देखिए किताब मेज पर रखी है, ठीक है, किस पर रखी है, तो मेज पर। ठीक है, मेज पर रखी है, किताब किस पर रखी है, मेज पर, उत्तर मिल रहा है। यहाँ आकाश में बहुत तारे हैं, किस में है, आकाश में है, तो यहाँ पे देखिए
में विभक्ति दिख रही है। यहाँ पे में है, यहाँ पर है, यहाँ पे में है। ठीक है, तो जहाँ पे में और पर आपको दिख जाए वहाँ पे क्या होता है, अधिकरण। हमारा लास्ट जो है कारक होता है संबोधन। यहाँ पे किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुलाना या संबोधित करना, ठीक है। इसमें जैसे हमने कहा हे भगवान कहाँ है तू, जैसे किसी को दुख हुआ, हे भगवान कहाँ है तू, मेरे दुखों को हर ले, हैं, ठीक है। और यहाँ वाह तुम सफल हो गए, हे ईश्वर रक्षा करो मेरी, ठीक है, हे ईश्वर। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये विभक्ति चिन्ह ये दिखेगा, ये वाला ऐसे पाई खींच के नीचे बिंदी, ठीक है। तो ये विभक्ति चिन्ह जरूर दिखता है, तो इसलिए इसको पहचानना आसान होता है। आइए देखिए, विभक्ति दो प्रकार से, यानी हिंदी व्याकरण में विभक्ति कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से। आइए समझते हो दो प्रकार। पहला होता है संश्लिष्ट, दूसरा होता है विश्लिष्ट। संश्लिष्ट क्या होता है, विश्लिष्ट क्या होता है, ये चीजें आपको शायद थोड़ी सी नहीं लग रही हो आज तक कारक में, लेकिन ये चीजें हैं। अगर सर्वनाम के साथ में विभक्ति जुड़ा है, यानी इस विभक्ति, ये जो 7 आपके विभक्ति चिन्ह हैं, इसमें से कोई अगर सर्वनाम के साथ में जुड़ा है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा संश्लिष्ट हो जाता है। अगर वहीं संज्ञा यानी सर्वनाम को छोड़ करके संज्ञा, विशेषण या अव्यय या फिर निपात के ही साथ में जुड़ा हो तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, तो वहाँ पे हमारा विश्लिष्ट हो जाएगा। अब संश्लिष्ट में जैसे देखिए उसने, उस क्या है आपका, ये उस क्या है, तो आप कहोगे सर्वनाम है। किस क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। तुम क्या है, सर्वनाम। हमने कह दिया तुम, अब इसमें जोड़ दिया ने, तुमने। अब देखिए ये तुम क्या था, सर्वनाम था, इसमें ने विभक्ति जुड़ गई, यहाँ भी ने जुड़ा है, उसमें में जुड़ गया, उसमें हो गया, उसमें से जुड़ गया, उससे हो गया, किस में जुड़ गया, किस में हो गया। तो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम में विभक्ति जुड़ जाती है, तो जहाँ सर्वनाम के साथ में विभक्ति जुड़ती है वो संश्लिष्ट होता है। और वहीं सर्वनाम को छोड़ के चाहे संज्ञा या विशेषण, अव्यय या निपात में ही जुड़ जाए तो वो विभक्ति अगर जुड़ती है तो वो क्या कहलाती है, विश्लिष्ट कहलाती है। जैसे राम ने श्याम को, अब देखिए यहाँ पे अलग है, ठीक है, यहाँ पे संज्ञा के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि करण और हमारा जो होता है अपादान कारक। जैसे आप यहाँ पे समझिएगा जरा, अब देखिए करण में भी से है और अपादान में भी से है, इसमें अंतर क्या होता है, तो ये अंतर जरा आप यहाँ समझ लीजिए एक बार फिर से। अंतर दोनों को एक साथ में हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे देखिए इधर करण कारक है, इधर अपादान है। अब इसकी भी विभक्ति से है और इसकी भी विभक्ति से है, दोनों की से है, लेकिन अपादान का जो होता है अलगाव के लिए होता है और करण का जो होता है ये के द्वारा के लिए होता है, से के द्वारा। जैसे मैं पेंसिल से लिखता हूँ, यानी यहाँ पे देखिए, यानी कार्य का साधन होता है ये करण, जो क्या होता है, कार्य का साधन। यानी मैं लिखता हूँ, लिखना क्रिया किससे किया जा रहा है, पेंसिल से, उसका साधन क्या है, पेंसिल है। यहाँ राम गेंद से खेलता है, किससे, खेलना क्रिया है, किससे खेलता है, गेंद से खेलता है, ठीक है, किससे खेलता है, गेंद से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे करण है। तो जब यहाँ पे करण कारक क्या होता है कि क्रिया किस साधन से या किस माध्यम से की गई, यहाँ गेंद के माध्यम से खेला जा रहा है, यहाँ पेंसिल के माध्यम से लिखा जा रहा है, या फिर साधन क्या है, पेंसिल और गेंद है। यहाँ पे देखिए यहाँ अलगाव होगा, वह, ठीक है, घोड़े से गिर पड़ा। अब घोड़े से क्या हुआ, गिर गया, अब घोड़े से गिर गया यानी घोड़े से अलग हो गया, तो यहाँ अलगाव के अर्थ में है। यहाँ देखिए यहाँ से जो लिया गया, यहाँ भी से है, लेकिन क्या, गंगा हिमालय से निकली है, यानी निकली कैसे है, अगर हिमालय, ये हिमालय पर्वत है तो जब यहाँ से निकली तो इससे अलग हो रही है तब नीचे आ रही है। तो यहाँ पे जो अपादान से होता है वो अलग के अर्थ में होता है, करण वाला जो है वो साधन के हिसाब से होता है, यानी साधन का साधन का ही माध्यम, यानी उसका माध्यम क्या है, क्रिया का माध्यम या साधन क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, एक बार जो है थम्स अप जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों।